फ्रेंड्स, मैं गिरधर गोपाल आज आपके सामने कैपिटल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूं। अब तक हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, और लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मैंने आपको एमएम मॉडल की क्या बताई थी बेटा, अजम्पशंस बताई थी। वो अजम्पशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आपका कंक्लूजन डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम उस अजम्पशंस को क्या करते हैं बेटा, रिवाइज करते हैं। पहली अजम्पशन कौन सी थी कि केवल दो सोर्स है डेट ऑन इक्विटी, केवल दो सोर्स है डेट एंड इक्विटी, ओनली टू सोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट नेम एज डेट एंड इक्विटी। जो हमारा मार्केट है वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, यानी परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है हमारा। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिंगल बायर सिंगल इन्वेस्टर से हमारे मार्केट में फर्क नहीं पड़ता। सारे इन्वेस्टर रैशनल है और सबको अपने रिस्क और रिटर्न के बारे में पता है, और हमेशा कोशिश क्या करेंगे, ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर पर्सनल गेन। पर्सनल लिवरेज एंड कॉर्पोरेट लिवरेज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी कि जिस पर्सनल लिवरेज होगा, यानी कि पर्सनल डेट इक्विटी रेशियो और कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल एक जैसा होगा। उसके बाद हमने बताया था कि जिस रेट पे कंपनी और लोन लेती है और जिस रेट पे कंपनी लोन देती है वो रेट और पर्सनल का रेट क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। जिस रेट पे कंपनी लोन देगी उसी रेट पे इंडिविजुअल भी लोन देगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए हमने क्या बताया था आपको आगे, केडी इज लेस देन केई, केडी इज लेस देन केई, केओ कांस्टेंट था, ईबीआईटी कांस्टेंट है, सब क्या नाम है, सिक्योरिटीज आर इनफाइनाइटली डिविजिबल। सिक्योरिटीज क्या होती है बेटा, हमारी इनफाइनाइटली डिविजिबल। सारे शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न क्या है आपकी, सेम है। तो इन बेसिस पे चलते हुए हमने आगे क्या था कि भाई हम लोग तीन कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। पहली बात करेंगे वैल्यू की, दूसरी बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तीसरी बात करेंगे ओवरऑल कॉस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो मैंने आपको बताया था कि ईबीआईटी कांस्टेंट है और केओ भी कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल स्ट्रक्चर में सिंपल सी बात क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर में और वैल्यू ऑफ फर्म में कोई भी रिलेशन नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, कैपिटल स्ट्रक्चर में और वैल्यू ऑफ फर्म में कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रपोर्शन कोई भी रखो, चाहे 100% इक्विटी रखो, चाहे 20% डेट रखो, चाहे 60% डेट रखो, इसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर प्रपोर्शन के ऊपर आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या आने वाली है, कॉन्स्टेंट आने वाली है। क्यों? क्योंकि ईबीआईटी कॉन्स्टेंट है और केओ भी क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब क्या, आप कोई भी फर्म हो, मैंने आपको बताया था कि एमएम के अंदर हम फर्म को दो टाइप में कैटेगराइज करते हैं, चाहे आप लीवर्ड फर्म हो चाहे आप अनलीवर्ड फर्म हो। लीवर्ड मतलब क्या होता है सर, लीवर्ड मतलब होता है बेटा जहां पर डेट भी होता है और इक्विटी भी होता है। लीवर्ड मतलब क्या, जहां पर इक्विटी भी होता है और डेट भी होता है, दोनों का कैपिटल मिक्स मेंटेन करके चलते हैं। और अनलीवर्ड मतलब क्या होता है, जहां पर केवल इक्विटी होता है, डेट नहीं होता। दो टाइप की फर्म होती है, लिवर्ड और अनलिवर्ड। उसके कंपैरिजन में हमने कौन सा कंक्लूजन निकाला है, पहला कंक्लूजन, जिसमें क्या बताएंगे हम लोग आपको कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि ईबीआईटी भी कांस्टेंट है और केओ भी कांस्टेंट है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ लीवरेज और द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। दोबारा सुनेंगे, लीवर्ड फर्म की वैल्यू और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। किस एजम्पशन पे बेस है, आपको मैंने एमएम का एजम्पशन कराया था कि हर जो डिफरेंट अगर इस क्लास भी है तब भी आपकी रिटर्न क्या होगी, आपकी सेम होगी। यानी कि आपने डिफरेंट बिजनेस किया है, सेम आपने क्या कमाया है बेटा, ईबीआईटी कमाया है। आई बात समझ। तो द वैल्यू ऑफ फर्म डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग, सेम लाइन, द वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे निकाला वैल्यू को, ईबीआईटी अपॉन क्यू। यहां से क्या निकला, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। सर जब दोनों फर्म की वैल्यू बराबर है तो इन्वेस्टर को कहाँ पैसा लगाना चाहिए, आगे बताऊंगा बेटा, सब्र रखो। कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, किस तरीके से आपको अपनी गेन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म क्या होगी, सेम होगी। दोनों का ईबीआईटी सेम है, केओ सेम है, ईबीआईटी सेम, केओ सेम, वैल्यू ऑफ फर्म क्या है आपकी, सेम हो। अब वो चाहे अनलीवर्ड फर्म हो चाहे वो लीवर्ड फर्म हो, क्या होगी आपकी, सेम होगी, इक्वल होगी। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। तो ये पहली बात थी वैल्यूएशन के बेसिस पे। यहाँ पे क्या कंक्लूड किया हमने कि भाई जो आपका रिश्ता होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में और वैल्यू ऑफ फर्म में वो रिश्ता यहाँ पे नहीं है, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर।
अब किसकी बात करते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। बेटा इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा है, वो याद रखता है उसका रिस्क किस तरीके से चेंज होता है, उसका रिस्क चेंज होता है, कितना उसका प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, हमारे कैपिटल मिक्स में कितना प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। ये बात तो तय है कि सारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसमें लगती है? कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड फर्म में। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ लीवर्ड फर्म है तो उसमें डेट भी होगा और इक्विटी भी होगा। जब कॉस्ट ऑफ लीवर्ड फर्म में डेट भी होगा, इक्विटी भी होगा, तो कॉस्ट ऑफ लीवर्ड फर्म की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, क्योंकि उससे पहले और भी एक बंदा है जिसको इनकम मिलनी चाहिए, तो उसको पैसा मिलने का आसार कम हो जाता है, इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। इसलिए कॉस्ट ऑफ लीवर्ड फर्म जो है, जो लीवर्ड फर्म का शेयर होल्डर है, वो ज्यादा रिस्क उठाता है एज कम्पेयर टू अनलीवर्ड फंड। अनलीवर्ड फर्म में जो पैसा कमा रही है कंपनी, किसके लिए कमा रही है? केवल इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। लेकिन लीवर्ड फर्म में जो कंपनी पैसा कमा रही है, वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भी कमा रही है, डेट के लिए भी कमा रही है। पहले डेट के लिए कमा रही है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कमा रही है। लेकिन जो पैसा अनलीवर्ड फर्म कमा रही है, वो सारा पैसा किसके लिए कमा रही है? इक्विटी के लिए, क्योंकि वहां एक ही इन्वेस्टर है, एक ही टाइप का पैसा जहां से ले सकती है, वो क्या है? इक्विटी। लेकिन लीवर्ड फर्म में डेट भी है और इक्विटी है। पहला पैसा कमाने के बाद पहला नंबर किसका आता है? डेट का। उसके बाद किसका आता है? इक्विटी का। इसलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर है लीवर्ड फर्म की, उसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। क्या कहते हैं कि भाई मुझे जो वो रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। कौन कह रहा है बेटा? ये कह रहे हैं शेयर होल्डर ऑफ लीवर्ड फर्म। शेयर होल्डर ऑफ लीवर्ड फर्म क्या बोल रहे हैं कि भाई जो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को अनलीवर्ड फॉर्म में मिलता है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। साथ में आपके पास आने के लिए क्या चाहिए? जो मैंने रिस्क उठाया इन कंपैरिजन ऑफ डेट इक्विटी रेशो, वो भी मुझे चाहिए। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ लीवर्ड फर्म की एक्सपेक्टेशन बहुत साफ है कि भाई अगर मैं तुम्हारा शेयर होल्डर नहीं होता, तो मैं अनलीवर्ड फर्म का शेयर होल्डर होता, तो मुझे उतना रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, प्लस तुम्हारे यहाँ आने के लिए मैंने रिस्क उठाया, मुझे रिस्क प्रीमियम भी चाहिए, रिस्क प्रीमियम भी चाहिए। यानी कि साफ सी बात है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस रिस्क प्रीमियम दैट अ शेयर होल्डर ऑफ लीवर्ड फर्म इज टू बियर एज कंपेयर टू अनलीवर्ड फर्म। जो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा लीवर्ड फर्म के शेयर होल्डर होने के तहत एज कंपेयर टू अनलीवर्ड फर्म। आओ देखो बेटा फॉर्म बताते हैं इसको। दूसरा कंक्लूजन, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब क्या हुआ? केई। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या हुआ? केई ऑफ लीवर्ड फर्म इज अ सम ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ अनलीवर्ड फर्म, यानी केई ऑफ अनलीवर्ड फर्म एंड द रिस्क प्रीमियम ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन लीवरेज। जैसे जैसे डेट इक्विटी बढ़ेगा, वैसे वैसे रिस्क प्रीमियम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेट बढ़ेगा, इक्विटी कम होगा, तो इक्विटी को मिलने के पैसे के चांस क्या हो जाएंगे बेटा? कम हो जाएंगे। कौन से फर्म में? लीवर्ड फर्म में। Which completely sets off the benefit on account of introduction of costly debt, यानी कि उसका रिस्क बढ़ेगा। हम लोग महंगे सोर्स से सस्ते सोर्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कम कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट को बढ़ा रहे हैं। कॉस्ट प्रपोर्शन ऑफ डेट क्या कर रहे हैं? हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ डेट का जो डेट का प्रपोर्शन उसको बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा? जो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि आपको सस्ते का फायदा ज्यादा देर तक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। कौन से शेयर होल्डर की? लीवर्ड फर्म के शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी। तो इसके तहत हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ लीवर्ड फर्म कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ लीवर्ड फर्म हम कैसे निकालेंगे? भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं अनलीवर्ड फर्म का शेयर होल्डर होता तो मुझे उनकी शेयर इक्विटी मिलती, उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलती, तो मुझे वो तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि अनलीवर्ड फर्म की एक्सपेक्टेशन है, किसकी एक्सपेक्टेशन है बेटा? अनलीवर्ड फर्म की एक्सपेक्टेशन। और साथ में रिस्क प्रीमियम चाहिए। रिस्क प्रीमियम क्या? मुझे आप क्या दोगे? अगर मैं वहां पे नहीं हूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे रिस्क प्रीमियम मिलेगा। किसका रिस्क प्रीमियम मिलेगा? जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म होगी उसके किसके ऊपर मिलेगी? वो कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर। और यहाँ पे मुझे आने के लिए क्या बियर करना पड़ रहा है बेटा? रिस्क प्रीमियम इज नोन एज रिस्क प्रीमियम एज कंपेयर टू डेट एंड इक्विटी। रिस्क है कि भाई आप मुझे उतना उससे ज्यादा दोगे जो मुझे कहाँ मिलता? कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड फर्म का रिटर्न जो होता है उससे आप लोग क्या दोगे? ज्यादा दोगे। यानी कि सिंपल सी बात है, जितना रिटर्न मुझे अनलीवर्ड फर्म में मिलेगा उससे ज्यादा आप मुझे कहाँ दोगे बेटा? लीवर्ड फर्म में दोगे। चलते हैं आगे। तो दो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन थी मेरी, तो समझ लो। यहाँ पे वैल्यू फर्म कॉन्स्टेंट है, वैल्यू इक्विटी कम हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन उससे वैल्यू फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है?
क्यों कांस्टेंट है, केडी कांस्टेंट है, के क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। और लास्ट कंक्लूजन क्या है, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, द कट ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ लीवरेज। यानी कि चाहे आपका 100% हो, चाहे आपका 50% हो, चाहे आपका 40% हो, उसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट का फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लीवर्ड फॉर्म। तो ये 3 कंक्लूजन बताया मैंने आपको। कौन कौन से, पहला क्या है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, क्योंकि ईबीआईटी और क्यू क्या है, कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से हमारा कोई रिश्ता नहीं है वैल्यू ऑफ फॉर्म का एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का। दूसरा बताया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अ सम ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस risk premium which the company has to bear on account of, which the shareholder has to bear on account of increase in debt proportion as compared to equity। भाई डेट बढ़ाएगा तो पैसा आपका नंबर बाद में आएगा। आप डेट बढ़ाओगे तो आपको पैसे मिलने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब पैसे मिलने के चांस कम होंगे तो रिस्क ज्यादा होगा, और रिस्क ज्यादा होगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया आपको मैंने कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है लीवर्ड फॉर्म की, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज सेम। तो ये बेटा एमएम थे, एमएम की एजम्पशन है MM1 1958, MM1 1958 ये एजम्पशन दी है विदाउट टैक्स। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा बेटा आर्बिट्रेज प्रोसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्बिट्रेज प्रोसेस हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको ध्यान से समझना बेटा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसको कॉल करके आप अपने डाउट्स को कलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो। तो इतना ये टॉपिक था बेटा, एमएम की थ्योरी थी विदाउट टैक्सेशन वाली, 3 क्वेश्चन थी, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस ब्रैकेट में रिस्क प्रीमियम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ लीवर्ड फॉर्म अनलीवर्ड फॉर्म माइनस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू डेट अपॉन इक्विटी। और यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको बेटा, कॉस्ट ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।